आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल और डीपली रिसर्च्ड बुक की जिसने ग्लोबल पावर, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स को देखने का नजरिया बदल दिया। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की, जिसे लिखा है लेजेंडरी इन्वेस्टर और थिंकर रे डालियो ने। इस बुक को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। ये सिर्फ हिस्ट्री की कहानी नहीं, बल्कि फ्यूचर की वार्निंग है। रे डालियो ने पिछले कई सदियों के एम्पायर्स, करेंसीज और इकोनॉमिक सिस्टम्स का गहराई से अध्ययन करके एक पैटर्न खोजा, बिग साइकिल। उनका कहना है कि नेशंस भी इंसानों की तरह जन्म लेते हैं, ग्रो करते हैं, पीक पर पहुंचते हैं और फिर डिक्लाइन करते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो आप ग्लोबल इवेंट्स को हेडलाइंस से नहीं, साइकिल से पढ़ पाएंगे। इस बुक में कुल 14 चैप्टर्स हैं और अब हम हर चैप्टर को विस्तार से समझेंगे। नोट: यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई समरी है। यह बुक का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द बिग साइकिल इन अ नटशेल। इस चैप्टर में रे डालियो बिग साइकिल का कोर कॉन्सेप्ट समझाते हैं। वे कहते हैं कि हिस्ट्री रैंडम इवेंट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि रिपीटिंग पैटर्न्स की कहानी है। हर मेजर एम्पायर प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन, इनोवेशन और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के कारण राइज करता है। जैसे जैसे वेल्थ और पावर बढ़ती है, कॉन्फिडेंस और एक्सपेंशन भी बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे डेट एक्यूमुलेट होने लगता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेंसिफाई हो जाते हैं। एक्सटर्नल कंपटीशन भी मजबूत होने लगता है। यह कॉम्बिनेशन डिक्लाइन का स्टेज तैयार करता है। डालियो बताते हैं कि राइज और फॉल इमोशनल नहीं, स्ट्रक्चरल प्रोसेसेस हैं। जब किसी नेशन की करेंसी ग्लोबल रिजर्व बन जाती है तो उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रिविलेज मिलता है, लेकिन वही प्रिविलेज एक्सेसिव बोरोइंग की आदत भी पैदा कर देता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर हम साइकिल को समझ लें तो हम आने वाले बदलावों को पहले से पहचान सकते हैं। चैप्टर 2, द डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर में डालियो विस्तार से बताते हैं कि किसी नेशन की स्ट्रेंथ किन मेजरेबल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एजुकेशन लेवल, इनोवेशन कैपेसिटी, ग्लोबल ट्रेड शेयर, मिलिट्री स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल सेंटर स्टेटस और रिजर्व करेंसी पोजीशन, ये सभी राइज के इंडिकेटर्स हैं। जब एक कंट्री में हार्ड वर्किंग कल्चर, मेरिटोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तब प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ती है। लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंट हो जाती है, करप्शन बढ़ता है और अपॉर्चुनिटी अनइक्वल हो जाती है, तो डिक्लाइन की नींव रखी जाती है। डालियो हिस्टोरिकल डेटा का उपयोग करके दिखाते हैं कि डच, ब्रिटिश और अमेरिकन एम्पायर्स में यही पैटर्न रिपीट हुआ। वे एम्फसाइज करते हैं कि इंडिकेटर्स धीरे धीरे चेंज होते हैं, अचानक नहीं। इसलिए स्मार्ट ऑब्जर्वर्स सरफेस न्यूज से नहीं, अंडरलाइंग ट्रेंड से फ्यूचर को पढ़ते हैं। यह चैप्टर माइंडसेट बदलता है। नेशंस की हेल्थ भी कंपनीज की तरह मैट्रिक्स से एनालाइज की जा सकती है। चैप्टर 3, द बिग साइकिल ऑफ मनी एंड डेट। इस चैप्टर में डालियो मनी सिस्टम की गहराई में जाते हैं। वे समझाते हैं कि हर इकोनॉमी क्रेडिट एक्सपेंशन से ग्रो करती है। जब इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं, बोरोविंग बढ़ती है, स्पेंडिंग बढ़ती है और एसेट प्राइसेस इन्फ्लेट होते हैं। यह बूम फेज होता है। लेकिन डेट हमेशा इनकम से तेज नहीं बढ़ सकता। एक स्टेज पर रीपेमेंट प्रेशर इकोनॉमी को स्लो कर देता है। तब सेंट्रल बैंक्स मनी प्रिंट करते हैं, रेट्स कट करते हैं और लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म में क्राइसिस टल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में करेंसी डिवैल्यूएशन और इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। डालियो इसे लॉन्ग टर्म डेट साइकिल कहते हैं, जो लगभग हर 70 से 100 साल में मेजर रीसेट की ओर ले जाता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल बबल्स इमोशनल एक्साइटमेंट से नहीं, स्ट्रक्चरल क्रेडिट एक्सपेंशन से बनते हैं। चैप्टर 4, द चेंजिंग वैल्यू ऑफ मनी। इस चैप्टर में करेंसी की वैल्यू और ट्रस्ट की डायनेमिक्स एक्सप्लेन की गई है। डालियो बताते हैं कि मनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रखता, उसकी वैल्यू कलेक्टिव ट्रस्ट पर डिपेंड करती है।
जब गवर्नमेंट्स एक्सेसिव डेट लेते हैं और रीपेमेंट मुश्किल हो जाता है, तब वे मनी प्रिंटिंग का रास्ता चुनते हैं। इससे इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन होती है। हिस्ट्री में स्पेनिश एम्पायर, डच एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर और यूएस डॉलर डोमिनेंस में भी ऐसे मोमेंट्स आए जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगता है कि करेंसी की परचेसिंग पावर गिर रही है, तो वे गोल्ड, कमोडिटीज या ऑल्टरनेटिव करेंसीज की तरफ शिफ्ट होते हैं। रिजर्व करेंसी स्टेटस एक प्रिविलेज है, लेकिन परमानेंट नहीं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि करेंसी स्टेबिलिटी पॉलिटिकल डिसिप्लिन और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड करती है। चैप्टर 5, इंटरनल ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। इस चैप्टर में डालियो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की डायनामिक्स पर फोकस करते हैं। जब वेल्थ गैप एक्सट्रीम हो जाता है और मिडिल क्लास कमजोर होने लगती है, तब सोशल टेंशन बढ़ता है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करती है। डालियो बताते हैं कि हिस्ट्री में रेवोल्यूशंस और सिविल वॉर्स अक्सर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के बाद हुए हैं। जब लोग सिस्टम को अनफेयर मानने लगते हैं, तब स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाती है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और इक्वल अपॉर्चुनिटी इंटरनल ऑर्डर बनाए रखते हैं। यह चैप्टर वार्निंग देता है कि एक्सटर्नल एनिमी से पहले इंटरनल डिवीजन नेशन को कमजोर करता है। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के लिए सोशल कोहीजन अनिवार्य है। चैप्टर 6, एक्सटर्नल ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। इस चैप्टर में राइजिंग पावर और डोमिनेंट पावर के बीच कंपटीशन एक्सप्लेन किया गया है। डालियो कहते हैं कि जब एक न्यू नेशन इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली स्ट्रांग होता है, तो एग्जिस्टिंग लीडर इनसिक्योर महसूस करता है। ट्रेड वॉर्स, टेक्नोलॉजी बैन्स, सैंक्शंस और मिलिट्री अलायंसेस इसी स्ट्रगल के टूल्स बनते हैं। हिस्ट्री में ब्रिटेन और जर्मनी तथा यूएस और जापान के बीच भी ऐसा टेंशन देखा गया। डालियो इसे क्लासिक पावर ट्रांजिशन डायनामिक कहते हैं। अगर डिप्लोमेसी फेल हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो सकता है। यह चैप्टर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को साइकिल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखने की क्लैरिटी देता है। चैप्टर 7, इन्वेस्टिंग इन लाइट ऑफ द बिग साइकिल। इस चैप्टर में रे डालियो थियोरेटिकल डिस्कशन को प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग विजडम में बदलते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप बिग साइकिल को समझते हैं, तो आप मार्केट्स को शॉर्ट टर्म न्यूज से नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट से देखेंगे। जब किसी नेशन का डेट हाई हो, मनी प्रिंटिंग बढ़ रही हो और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो रहा हो, तो इन्वेस्टर्स को कॉशियस होना चाहिए। डालियो डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देते हैं, सिर्फ एसेट क्लासेस में नहीं, बल्कि कंट्रीज और करेंसीज में भी। राइजिंग पावर्स में अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है। रियल एसेट्स जैसे गोल्ड और कमोडिटीज करेंसी डिवैल्यूएशन के समय प्रोटेक्टिव रोल निभा सकते हैं। यह चैप्टर सिखाता है कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब प्रिडिक्शन नहीं, प्रेपरेशन है। साइकिल को पहचानकर पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी है। चैप्टर 8, द लास्ट 500 years इन अ नटशेल। इस चैप्टर में डालियो पिछले कई सदियों की ग्लोबल हिस्ट्री को कंडेंस्ड फॉर्म में एनालाइज करते हैं। वे दिखाते हैं कि डच एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर और अमेरिकन डोमिनेंस सभी ने ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेजेक्ट्री फॉलो की। पहले स्ट्रॉन्ग एजुकेशन और इनोवेशन से राइज, फिर ट्रेड डोमिनेंस, उसके बाद फाइनेंशियल सेंटर बनना और करेंसी का रिजर्व स्टेटस हासिल करना। पीक पर पहुंचने के बाद डेट एक्यूमुलेशन, इनइक्वालिटी और मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन शुरू हुई। इवेंचुअली न्यू राइजिंग पावर ने लीडरशिप चैलेंज की। डालियो एम्फसाइज करते हैं कि टेक्नोलॉजी और कल्चर बदल सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स लार्जली सेम रहते हैं, इसलिए साइकिल्स रिपीट होते हैं। ये चैप्टर बिग साइकिल थ्योरी को हिस्टोरिकल वैलिडेशन देता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अभी किस स्टेज पर खड़े हैं। चैप्टर 9, द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ द डच एम्पायर। इस चैप्टर में डालियो विस्तार से बताते हैं कि नेदरलैंड्स कैसे ग्लोबल सुपर पावर बना। स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम ट्रेड, फाइनेंशियल इनोवेशन और डिसिप्लिन्ड सोसाइटी ने डच एम्पायर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ दी। एम्स्टरडम ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन गया और डच गिल्डर रिजर्व करेंसी के रूप में स्थापित हुआ, लेकिन प्रॉस्पेरिटी के साथ कंप्लेसेंसी भी आई।
मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्सेसिव डेट बर्डन ने इकोनॉमी को स्ट्रेन किया। कंपटीशन ब्रिटेन से बढ़ी और धीरे धीरे डोमिनेंस शिफ्ट हो गई। दालियो यह दिखाते हैं कि सक्सेस सीड्स ऑफ डिक्लाइन भी साथ लेकर आती है। ओवर कॉन्फिडेंस, राइजिंग कॉस्ट्स और जियोपॉलिटिकल प्रेशर एम्पायर को कमजोर कर देते हैं। डच एग्जाम्पल बिग साइकिल का पहला क्लियर हिस्टोरिकल केस स्टडी बनता है। चैप्टर 10, द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से अनमैच्ड इकोनॉमिक पावर बना। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ, नेवल डोमिनेंस और ग्लोबल कॉलोनीज ने ब्रिटेन को पीक पर पहुंचाया। लंदन फाइनेंशियल कैपिटल बना और पाउंड स्टर्लिंग रिजर्व करेंसी के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन 2 वर्ल्ड वॉर्स और हैवी बोरोविंग ने फिस्कल स्ट्रेंथ को वीकन किया। वॉर एक्सपेंसेस और रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स ने डेट लेवल्स बढ़ा दिए। धीरे धीरे यूएस इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर बन गया और ग्लोबल लीडरशिप शिफ्ट हो गई। दालियो बताते हैं कि ब्रिटेन का डिक्लाइन सडन कोलैप्स नहीं था, बल्कि ग्रेजुअल ट्रांजिशन था। ये चैप्टर सिखाता है कि इवन स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर्स भी स्ट्रक्चरल प्रेशर से इम्यून नहीं होते। चैप्टर 11, द राइज एंड चैलेंजेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इस चैप्टर में दालियो यूनाइटेड स्टेट्स की राइज स्टोरी और करंट चैलेंजेस पर फोकस करते हैं। स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, इनोवेशन कल्चर, मिलिट्री डोमिनेंस और डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस, इन फैक्टर्स ने यूएस को सुपर पावर बनाया। वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस ग्लोबल फाइनेंशियल लीडर बन गया, लेकिन समय के साथ राइजिंग डेट, इनकम इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल पोलराइजेशन इंटरनल वीकनेसेस बनकर उभरे। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट और ग्लोबल कंपटीशन ने प्रेशर बढ़ाया। दालियो संकेत देते हैं कि यूएस अभी लेट साइकिल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है। हालांकि इनोवेशन अभी भी स्ट्रेंथ है, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। यह चैप्टर व्यूअर्स को सोचने पर मजबूर करता है कि लीडरशिप बनाए रखने के लिए अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। चैप्टर 12, द राइज ऑफ चाइना। इस चैप्टर में दालियो चाइना के रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। पिछले कुछ दशकों में चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट ग्रोथ के जरिए रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म पॉलिसी फोकस उसकी स्ट्रेंथ रहे हैं। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, अडॉप्शन और ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन ने इकोनॉमिक राइज एक्सेलरेट किया। दालियो चाइना को क्लासिक राइजिंग पावर के रूप में देखते हैं, जो एग्जिस्टिंग डोमिनेंट पावर को चैलेंज कर रहा है। हालांकि डेट लेवल्स और डेमोग्राफिक शिफ्ट्स चैलेंजेस हैं, लेकिन मोमेंटम सिग्निफिकेंट है। ये चैप्टर दर्शाता है कि पावर शिफ्ट ग्रेजुअल प्रोसेस है, सडन नहीं। चैप्टर 13, यूएस चाइना रिलेशंस एंड बिग साइकिल क्लैश। ये चैप्टर करंट जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को एक्सप्लेन करता है। दालियो कहते हैं कि जब राइजिंग पावर और डोमिनेंट पावर इकोनॉमिकली क्लोज हो जाते हैं, तो कंपटीशन इनेविटेबल हो जाती है। ट्रेड डिस्प्यूट्स, टेक्नोलॉजी बैन्स, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और मिलिट्री पोजीशनिंग इसी स्ट्रगल के मैनिफेस्टेशंस हैं। हिस्ट्री में ऐसे ट्रांजिशंस अक्सर कॉन्फ्लिक्ट के साथ जुड़े रहे हैं। दालियो बैलेंस्ड अप्रोच और डिप्लोमेसी की आवश्यकता पर जोर देते हैं। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये चैप्टर बताता है कि फ्यूचर लार्जली इस रिलेशनशिप के मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा। चैप्टर 14, द फ्यूचर। फाइनल चैप्टर में दालियो कंक्लूड करते हैं कि फ्यूचर निश्चित नहीं है, लेकिन पैटर्न्स गाइड दे सकते हैं। नेशंस राइज और फॉल होते रहेंगे, लेकिन इंडिविजुअल्स इन्फॉर्म डिसीजंस लेकर खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, ओपन माइंडेड थिंकिंग और अडेप्टेबिलिटी एसेंशियल है। दालियो इनकरेज करते हैं कि फियर नहीं, प्रिपरेशन माइंडसेट अपनाया जाए। बिग साइकिल को समझना पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं, क्लैरिटी देने के लिए है। ये चैप्टर होप के साथ एंड होता है। चेंज इनविटेबल है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रैटेजी से अनसर्टेनिटी को अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑन ऑर्डर की डिटेल्ड समरी। अगर आपने इसे ध्यान से सुना है, तो अब आप हेडलाइंस नहीं, हिस्ट्री के पैटर्न्स देख पाएंगे। अब आप समझ पाएंगे कि नेशंस का राइज और फॉल अचानक नहीं होता, बल्कि एक साइकिल का हिस्सा होता है। और सबसे खास बात, जब दुनिया बदलती है तो सबसे ज्यादा फायदा उसी को होता है जो प्रिपेयर्ड होता है, पैनिक नहीं करता। ये किताब हमें डराना नहीं सिखाती, बल्कि समझदार बनना सिखाती है। डेट, पावर शिफ्ट, करेंसी चेंज,
ये सब केओस नहीं बल्कि सिग्नल्स हैं, और जो सिग्नल्स पढ़ना सीख जाता है वही फ्यूचर में कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले पाता है। अगर आपने इस समरी से कुछ नया सीखा हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आप बदलती दुनिया को समझकर आगे बढ़ेंगे या भीड़ के साथ बहेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।